हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत-बहुत स्वागत है परिश्रम विद्यापीठ में। फ्रेंड्स, आज मई 4 है और आज हम हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। खासकर बात करें तो आज जो मेन आर्टिकल्स हैं, इसका सिनॉप्सिस आपको देखने मिलेगा। हेल्थ से रिलेटेड जो कि आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है, जो कि डायबिटीज़ के ऊपर मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर चाइल्डहुड डायबिटीज़ केयर, राइट? हेल्थ से रिलेटेड कि डायबिटीज़ किस तरीके से, पहले हम बात करते थे कि ये सिर्फ रिच पीपल्स डिसीज़ है, पर ये नॉर्मल वे में अब कैसे किस तरीके से मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में भी देखने को मिल रही है। एक प्रकार से अब फिजिकल मैनर में हम देखें तो लाइफस्टाइल डिसीजेस लाइफस्टाइल के फॉर्म में ज़्यादा हो गई है, तो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में डिफरेंस देखने मिलेगा, इसको देखेंगे। देन GS3 में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिशन दृष्टि हम देखेंगे। ऑप्टोसार रेवोल्यूशन जो प्राइवेट कंपनी ने सबसे बड़ा मिशन रहा है इसरो का, इसको देखेंगे हम। देन कल्चर और डिप्लोमेसी से योगा के रिलेटेड एक आर्टिकल है, 21 जून आने वाला है, तो योगा के सॉफ्ट पावर कैसे यूज करेंगे हम। देन टेक गवर्नेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक क्वेश्चन है, GS3 का, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करें तो इन्वायरमेंट में कार्बन टैक्स के ऊपर हमको ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यूरोपियन कंपनी में किस तरीके से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स लगता है, हमको देखने को मिल रहा है इंडियन कंपनी के ऊपर, इसको देखेंगे। देन ये सेंसरशिप से रिलेटेड है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो आईटी रूल 2000 का यूज़ करके सेंसरशिप लगा रही है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इसका, जिस हमने सिनॉप्सिस देखा। नाउ कमिंग टू फर्स्ट आर्टिकल, कि इसमें फर्स्ट आर्टिकल में हम देखें तो देखिए मोस्टली गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है चाइल्डहुड डायबिटीज से रिलेटेड। ठीक है, सो अभी हम बात करें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है, ठीक है, सो आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, इट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू गाइडलाइंस अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है नेशनल हेल्थ का, ठीक है, सो इसके अंदर नई गाइडलाइन जारी हुई है कि सबसे पहले आपको क्या इंश्योर करना है, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। मतलब डायबिटीज का अब आप 0 से 18 के बीच में सबका डायग्नोस करेंगे, सबकी स्क्रीनिंग करेंगे, जो अगर उसमें दिक्कत निकलेगी तो उसको डायग्नोस करेंगे और फिर उसको लाइफ लॉन्ग केयर करेंगे फॉर द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ठीक है, क्योंकि पहले मोस्टली एडल्ट्स में देखने को मिलती थी फ्रेंड्स, अब ये चिल्ड्रन में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, सो वही देखिए कि हम सबसे पहले यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करेंगे उसका, कि हम टारगेट करेंगे डेमोग्राफिक 0 से 18 ईयर्स के बीच के लोगों का, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा सिम्टम्स का कि क्यों हुआ है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है, हम उसको देखेंगे आगे। फिर उसका इमीडिएट डायग्नोसिस होगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटीज़ के थ्रू ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग होगी। देन उसको अगर फोकस ऑन टाइप 1, अब देखो टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, कि हम देखें तो टाइप 1 में देखिए, जब हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं तो टाइप 1 में मोस्टली क्या हो रहा है कि हमारी इम्यून सिस्टम में जो इंसुलिन है हमारे अंदर, पेनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज होता है, वो टाइप 2 में, वो टाइप 1 में रिलीज ही नहीं होता। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में वो रिलीज तो हो रहा है, बट वो उसका मेटाबॉलिज्म इफेक्टिव तरीके से वो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो टाइप 2 में वो प्रोड्यूस हो रहा है, क्या चीज़, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, बट दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मेटाबॉलिज्म में आ रही है, कि वो हमारा हम उसको मेटाबॉलिज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी उसको मेटाबॉलाइज नहीं कर पा रही है, क्यों, अब उसका कारण होता है लाइफस्टाइल डिसीजेस, जैसे कि कुछ हमारी लाइफस्टाइल के कारण ओबेसिटी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसका सिस्टम इंटीग्रेशन करना है, हमको डायरेक्ट लिंक करना है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के साथ। तो अभी क्या बोला गया है कि जो डायग्नोसिस, मतलब कि डायबिटीज सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होगी 0 से 18 के बीच। अब ये बेटर कहाँ पे, स्कूल सिस्टम में जब हम लिंक कर दें कि स्कूल्स में बच्चों का वहीं पे स्क्रीनिंग हो। ठीक है, सो पहले स्क्रीनिंग हो, डायग्नोज हो वहीं पे, फिर एक पूरा पैकेज कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव केयर दी जाए,
और साथ में स्कूल को भी लिंक कर दें कि वहीं पे उसका देख रेख हो, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर इज द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट टू लाइफ लॉन्ग पब्लिक फंडेड केयर अंडर द नेशनल। अब हम ट्रीटमेंट से प्रिवेंटिव मेजर्स पे जा रहे हैं, ठीक है, यही देखने को मिला है यहाँ पे। मोस्टली आर्टिकल जो है वो चाइल्डहुड डायबिटीज से रिलेटेड है रेदर देन द एडल्ट डायबिटीज, ठीक है। तो चाइल्डहुड पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमको बच्चों में अब ये ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा फ्रेंड्स इस प्रोग्राम का? अब इस प्रोग्राम की हम बात करें दोस्तों तो इसका एडवांटेज होगा, इट वुड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिलीज, ठीक है, कि अगर अर्ली लेवल पे ये चीज़ हो जाएगी तो डायग्नोस हो जाएगी तो, ठीक है, गवर्नमेंट उसका देख रेख करेगी। प्रिवेंट्स लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, आगे जाके अगर पता चलता है और वो स्थिति बिगड़ जाती है तो, ठीक है। इंक्लूसिव प्रिवेंटिव केयर, ठीक है, सबके लिए होगा, यूनिवर्सल है तो इट वुड बी इंक्लूसिव इन नेचर, ठीक है। देन चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हमको देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द ट्रेंड स्टाफ, ठीक है। देन सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। सो ये कुछ चैलेंजेस है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है। सो यही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होगी, ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे कुछ हम इसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी की कमी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखे थे इंटीग्रेशन इनटू द हेल्थ सिस्टम, इंटीग्रेशन होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कम होगा, रिड्यूस द बर्डन ऑन द फैमिलीज की भाई फैमिली पे इसकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और लाइफस्टाइल डिसीजेस भी इम्प्रूव होगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम हम इंश्योर कर सकते हैं कि भाई जैसे जो ट्रैक किया गया है कि भाई पर्टिकुलर इंसान को अगर डायबिटीज़ है तो हम उसको इंश्योर कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग कि भाई एक ऐप के थ्रू कि भाई ये इनको डायबिटीज़ थी तो वो प्रॉपर उनका देख रेख हो रही है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर इंसुलिन इनटेक हो रहा है कि नहीं, सप्लाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए एमसीक्यू देखते हैं एक प्रीलिम्स रिस्पेक्ट से। द रीसेंट चाइल्डहुड डायबिटीज गाइडलाइंस इन इंडिया प्राइमरीली फोकस ऑन only urban hospitals, universal screening and free lifelong care, privatization for diabetes and limiting insulin package। तो बेसिकली हम देखें तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग एंड फ्री लाइफ लॉन्ग केयर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ना मेंस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो मेंस रिलेटेड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल चाइल्डहुड डायबिटीज केयर इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चन लिख के लाना है और ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको लिंक शेयर कर दी गई डिस्क्रिप्शन में, और इसको आपको करेक्ट करके दिया जाएगा कि चाइल्डहुड जो यूनिवर्सल चाइल्डहुड डायबिटीज है उसका सिग्निफिकेंस क्या है और हम उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये भी आपको शेयर कर दिया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से फ्री प्रो एंड कॉन्स होंगे और इसी तरीके से आपका वे फॉरवर्ड हमको क्या करना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथन करना है, अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, कंटिन्यूस इंसुलिन का सप्लाई बढ़ाना है, मॉनिटरिंग सिस्टम रखना है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करनी है। कि कम्युनिटी मोस्टली, अब देखो सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, कम्युनिटी को भी आगे आना होगा, ठीक है। चलिए नाउ मिशन दृष्टि, मिशन दृष्टि हम बात करें तो इट इज़ द ऑप्टोसार रेवोल्यूशन। पहला हम देखते हैं वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट देखने को मिला वाया द स्पेस एक्स। बेसिकली ये प्राइवेट कंपनी द्वारा सबसे बड़ा हमको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा सच इतना नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम्स रिस्पेक्ट से क्वेश्चन आएगा कि ऑप्टिकल सैटेलाइट क्या, ऑप्टिकल सैटेलाइट होती क्या है, ठीक है। ऑप्टोसार मतलब ऑप्टिकल सैटेलाइट, इट प्रोवाइड्स हाई रेजोल्यूशन विजुअल डेटा बट फेल्स कंप्लीटली इन क्लाउड कवर्स, हैवी रेन्स और थिक फॉग, ठीक है। तो ये आपको ऑप्टिकल सैटेलाइट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम सिंथेटिक अपर्चर रडार की बात करें तो ऑप्टिकल सैटेलाइट यहाँ पे फेल हो जाती है, कहाँ पे, क्लाउड्स के समय। लेकिन सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है कि अगर क्लाउड्स मौजूद भी रहें तो वहाँ पे वो पेनिट्रेट होती हैं और वो डे एंड नाइट दोनों समय काम करती है, बट विजुअल क्लैरिटी थोड़ी सी लैक होती है, ठीक है। लेकिन ऑप्टोसार क्या है, देखो ये तीन हो गई है, फर्स्ट सेकंड और
थर्ड, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल सैटेलाइट एक इंडिविजुअल है और ये सेकंड है। अब ये दोनों का हाइब्रिड मॉडल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ कमियां इसमें थी, कुछ कमियां इसमें थी, तो दोनों मिला के दोनों की कमियां खत्म कर दी गई है, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिकल एट प्लस सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इट डिलीवर्स ऑल वेदर, ठीक है, चाहे वो डे हो नाइट हो, ठीक है, गर्मी हो सर्दी हो ठंडी हो, ठीक है, हमेशा फंक्शन करेगी। क्लाउड से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और रियल टाइम हमको अर्थ ऑब्जर्वेशन ये करके देगी। क्लियर है? तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। देन हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑप्टोसार कैपेबिलिटीज, ठीक है। अब इसका फायदा क्या मिलेगा हमको? देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट में मिलेगा। क्यों? हमको रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का मौका मिलेगा कि भाई किस तरीके से एडवर्स वेदर जो है वो रियल टाइम पे मॉनिटर हो सके, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में इसकी हेल्प मिलेगी। डिफेंस सर्वेलेंस होगा, ठीक है। हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रिड्यूसिंग द क्रिटिकल इंटेलिजेंस, हम डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और क्लाइमेट में किस तरीके से कंसिस्टेंट ट्रैकिंग होगी अक्रॉस द एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस में हमको ये ऑप्टोसार सैटेलाइट का जो है वो यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसको मिशन दृष्टि के नाम से लॉन्च किया गया, इसको याद रखिएगा। मिशन दृष्टि क्या है? एक ऑप्टोसार रेवोल्यूशन है, जो कि वर्ल्ड की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट है। लॉन्च किसके द्वारा की गई है? स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स के द्वारा, एलॉन मस्क की कंपनी है ना। एलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा, तो उनकी कंपनी है ये, जिन्होंने पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक। नाउ आए तो हम थर्ड न्यूज़ पे, जो कि है योगा से रिलेटेड। योगा कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए आप किस डे पे योगा को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आने वाला है अभी, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा। अभी हमारे हम बात करें तो योगा जो है वो हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब ये पावर तो ठीक है, लेकिन ये योगा का हम बात करें तो हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कि हम एक बात करते हैं क्यूरेटिव केयर और एक प्रिवेंटिव केयर। क्यूरेटिव केयर और प्रिवेंटिव केयर में फ़र्क क्या है फ्रेंड्स? कि क्यूरेटिव केयर केयर जो है वो किसी डिसीज़ होने के बाद उसको क्योर करने के लिए काम आता है। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ क्या है? कि जब कुछ चीज़ हो जाए उससे पहले ही हम उसको प्रिवेंट करें। तो अगर आप डेली बेसिस पे योगा करते हो तो आपकी बॉडी वैसे ही उतनी फिट रहती है कि फिर वो उसको कुछ डिसीज़ होने के लिए होती ही नहीं है कि आपको उसको बाद में क्योर करना पड़े, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा है कि 21 जून जो था वो 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ यूएन के द्वारा कि योगा डे। लेकिन स्टार्ट वो 2015 से हुआ था, बट डिक्लेयर 2014 में किया गया था। एंड योगा इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। याद रखिएगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? ऑब्वियसली पॉजिटिव्स, कि एक यूनिफाइड ग्लोबल फोर्स है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ रही है और इंडिया को उसका इनिशिएट दिया जाता है, ठीक है। होलिस्टिक सॉल्यूशन टू मॉडर्न, जिस तरीके से लाइफस्टाइल डिसीजेज आज चेंज हो रही है, ठीक है, लाइफस्टाइल डिसीजेज जो चेंज हो रही है वो अब यहाँ पे वो नहीं है। दूसरी बात, लो कॉस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अगर डेली बेसिस पे आप अगर योगा कर रहे हैं तो आपका प्रिवेंटिव केयर बहुत लो कॉस्ट है। अब दिक्कत क्या आ रही है? कमर्शलाइजेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, लिमिटेड रूरल आउटलेट रीच, मिस इंटरप्रिटेशन। देखो, अब क्या हो रहा है कि एक तो इसको हम सिर्फ अर्बन एरिया तक ही ज़्यादा प्रोपोगेट कर पा रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया या फिर बाकी माउथ पब्लिसिटी से, बट रूरल एरिया में इसकी पहुंच और पैठ अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। देन हम बात करें तो इसका कमर्शलाइजेशन, कमर्शियलनेस ज़्यादा होने लगी है कि लोग अब खुद से सीखने की बजाय बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरों पे, ठीक है। क्लासेस वगैरह ज़्यादा कंडक्ट हो रही है। तो यही है कि किस तरीके से आप इसमें इतना याद रखना था कि कब मनाया जाता है और इसका किस तरीके से प्रो एंड कॉन्स है, सॉफ्ट पावर किस तरीके से ये है, ठीक है। सो योगा हैज इमर्ज एज अ टूल ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, डिस्कस इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस एंड चैलेंज। मीन्स क्वेश्चन है, आप इसको 10 मार्कर में लिख के लाएंगे, ठीक है, कि योगा कैसे इमर्ज हुआ है इंडिया के
सॉफ्ट पावर के रूप में। द आर्किटेक्चर ऑफ अनचेक्ड एआई, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, किस तरीके से प्रॉमिस ऑफ इनोवेशन है ना, कि एआई हम देखें तो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अनचेक्ड मैनर में अपने जो पैर है वो फैलाते जा रहा है। अब हम लोग क्या समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो हम चैट जीपीटी तक और यहीं तक सीमित है, जबकि हम देखें तो क्लाउड जैसे फीचर ने एक ह्यूमन डायमेंशन को रिप्लेस कर दिया है। तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत है। तो अभी अनचेक्ड वे में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर बढ़ रहा है फ्रेंड्स, उसी पे ये आर्टिकल बेस्ड है, ठीक है। अभी मोस्टली हम बात करें तो प्रॉमिस ऑफ इनोवेशन, जैसे अभी इसकी पॉजिटिव्स की बात कर लें तो प्रॉमिस ऑफ इनोवेशन लाइक फास्टर एफिशिएंसी, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एडवांस, तो ये हर डायमेंशन में कहीं ना किसी रूप में हेल्प कर रहा है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो इट शिफ्ट्स फ्रॉम ओपन नॉन प्रॉफिट टू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एग्जांपल ओपन एआई, मैसिव बिग टेक इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी, वो आ रही है मोनोपोलिज्म, मोनोपोलिस्टिक नेचर हो रहा है कि हम बात करें तो कुछ 2 से 3 4 कंपनियां ही जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैनेज कर रही हैं। अब पूरा डेटा उनके पास आ जाएगा, सब कुछ वही मैनेज करेंगे, तो बाकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर बाकी जो कंपनीज है वो एक धड़ाम से गिर जाएंगी, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री पे खास करके इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जहाँ पे लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो एक मेजर चीज़ ये लेबर फोर्स ज़्यादा है। सो फ्यू पावरफुल एंटिटीज कंट्रोलिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रीटिंग ग्लोबल डेटा एज अ प्रोप्राइटरी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। तो सबसे बड़ी मोनोपोलिस्टिक इकोसिस्टम ये है कि भाई कुछ चंद कंपनियां, पावरफुल एंटिटी जो है वो पूरे सिस्टम को कैप्चर की हुई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इक्वालिटी नहीं है। वैसे ही हम बात करें तो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस इनइक्वालिटी को कम करने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। सो ये न्यूज़ है। अब आर्ग्यूमेंट वही है कि द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एआई रेगुलेशन, कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रॉपर एआई रेगुलेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा, विच हैज क्रिएटेड अ फ्रेगमेंटेड पॉलिसी लैंडस्केप लीडिंग टू अनप्रेसिडेंटेड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया है, कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन नहीं है, तो ये दिक्कत है। अब इसमें इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ठीक है, खास करके गवर्नेंस लेवल पे। तो इम्प्लीकेशन की बात करें तो पॉलिटिकल थ्रेट, थ्रेट टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाया मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक को। अभी हम बात करें तो जिस तरीके से हम इलेक्शन में ही देखते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर जो आइडियोलॉजी है उसके तहत लोगों को सोचने के लिए मजबूर मजबूर किया जाता है, किस तरीके से पूरी पीआर एजेंसी सोशल मीडिया के थ्रू काम करती हैं। तो वो पॉलिटिकल थ्रेड बहुत ज़्यादा बन गया है। जिसके पास पैसा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके पॉलिटिकल इलेक्शन को भी अपने फेवर में करे जा रहा है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है लोगों की हमारा माइंड वॉश किया जा रहा है, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल थ्रेड बना है, तो इससे डेमोक्रेसी भी इम्पैक्ट होती है, क्लियर। अब इकोनॉमिक थ्रेट क्या है, इकोनॉमिक थ्रेट की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ वाइड स्प्रेड जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड एंट्रेंचमेंट ऑफ द। अब क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक लेवल पे हम बात करें तो लोगों की जॉब जा रही है, लेबर मार्केट पूरा हम बात करें तो हमारी जो आईटी कंपनी थी, ठीक है, आईटी कंपनीज मोस्टली जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी, कोडिंग करती थी, ठीक है, इन्फोसिस, देन टीसीएस वगैरह जितनी भी थी, अब वहाँ पे उनके शेयर्स आप देखिए कितना नीचे जा रहे हैं, वो कंपनीज कितना लॉस में जा रही हैं। अब क्यों? क्योंकि वो मोस्टली जो काम कर रहे थे वो इजीली रिप्लेसेबल हो रहा है एआई के थ्रू, ठीक है। सॉफ्टवेयर पहले खुद डेवलप करते थे, अब वो बाय क्लिक डेवलप हो जा रहा है। तो उससे इकोनॉमिक थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देन सिक्योरिटी एंड एथिक्स की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एथिक्स में हम देखें तो एआई इन साइबर वारफेयर, ऑटोनोमस वेपन्स रिस्क,
एल्गोरिथमिक बाइस एंड सीवियर प्राइवेसी वायलेशन। ठीक है, सो अभी हो क्या रहा है कि इथिक्स लेवल पे हम देखें तो साइबर वॉरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑटोनोमस वेपन, देखो अभी वेपन्स बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल, अभी हम बात करें जिससे जो वॉर चल रही है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या फिर ईरान यूएसए के बीच में, इसराइल के बीच में, तो क्या चल रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ चल रहा है, ड्रोन्स वगैरह यूज़ हो रही हैं। हम ग्राउंड्स में बैटल लड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ड्रोन्स के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। साइबर वारफेयर हो गया, तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशू भी बढ़ गया है। तो अब करने की क्या ज़रूरत है? करने की ये ज़रूरत है कि वी नीड टू डिसेंट्रलाइज द एआई इनोवेशन, ठीक है, एंड एनफोर्स स्ट्रिंजेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉ। एक प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ बनने की ज़रूरत है, एआई को इनोवेशन करने की ज़रूरत है, और एक प्रॉपर एथिकल एआई गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में। डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट डोमिनेटेड बाय प्राइवेट कॉरपोरेशन, एआई का रिस्क क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, बिल्कुल नहीं करता, इसी के लिए बात की जा रही है। ठीक है, रिस्क टू डेमोक्रेसी, तो 1 and 3 आर द करेक्ट आंसर। मेंस के लिए आप आंसर लिख के लाएंगे, दैट इज एआई इज लीडिंग टू अनप्रेसिडेंटेड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, डिस्कस इम्प्लीकेशन एंड सजेस्ट गवर्नेंस मेजर। तो किस तरीके से हम बात करें कि एआई जो है वो अनप्रेसिडेंटेड पावर को कंसंट्रेट किया जा रहा है एक सेंटर के ऊपर, ठीक है, तो मतलब मोनोपोलिस्टिक किया जा रहा है, उसका किस तरीके से गवर्नेंस में डेवलपिंग किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, नाउ सीबैम के ऊपर इशू है, ये सीबैम के ऊपर ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये मोस्टली कार्बन से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, कार्बन मार्केट के ऊपर एनवायरनमेंट को लेकर ये न्यूज़ है। ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर है। अब इसमें ये क्या न्यूज़ है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, ठीक है, अभी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो हमारे ऊपर या फिर दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, खासकर इंडिया भी इसमें शामिल है, कि वो सीबैम टैक्स लगा रहे हैं। अब सीबैम टैक्स क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है कि देखो, कोई भी चीज़ जैसे स्टील प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कार्बन जनरेट होता है। ठीक है, सो अभी हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज का कहना है कि हमारे कंट्रीज के अंदर जो भी आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कार्बन उससे रिलीज ना हो, वो एफिशिएंट मैनर में प्रोड्यूस हो ताकि क्लाइमेट में कार्बन ना फैले। ठीक है, सो अब हम अपनी कंपनीज के ऊपर इसकी देख रेख कर रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम डेवलपिंग कंट्रीज को, अगर डेवलपिंग कंट्री जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रही है, अगर फॉर एग्जांपल स्टील ही, तो हम तो अपनी कंट्री के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं ताकि वो कार्बन को कम से कम रिलीज करें। लेकिन अगर दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज हम जहाँ से चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो कार्बन का जनरेशन करके हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करेंगी, तो हम जो टैक्स लगा रहे हैं अपनी कंपनीज के ऊपर, उससे हमारे यहाँ तो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ती रहेगी। तो इससे हमारा दो चीज़ होगी, इससे हमारा खुद का जो इंडिविजुअल कंपनीज है, इंडिविजुअल मतलब इंडिजिनस कंपनी कंट्री के अंदर की, तो उसका तो घाटा हो ही रहा है, और जो हमारा अल्टीमेट मोटो था कि कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में कम से कम जनरेट हो, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, सो ये एक मोट ये कहने को आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक अलग स्टोरी है, उसकी बात करेंगे। ये तो बहुत सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है कि देखो, डोमेस्टिक इंडिया से इवॉल्विंग कार मार्केट फ्रेमवर्क प्रायोरिटाइजेस। देखो अभी क्या हो रहा है कि ये तो यूरोपियन यूनियन का कहना है। ठीक है, अभी हम बात करें तो अब हम इसमें वे फॉरवर्ड आ रहा है कि भाई देखो, अब जो बाहरी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो इक्वल तौर पे डेवलपिंग कंट्री पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं जिस भी आइटम पे कार्बन जनरेट होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, और जो वो टैक्स लगाएंगे यूरोपियन कंट्रीज, वो टैक्स का कलेक्शन जो होगा, वो टैक्स का कलेक्शन किसके पास रहेगा? वो यूरोपियन कंट्रीज के पास ही रहेगा। ठीक है, सो टैक्स का कलेक्शन अगर यूरोपियन कंट्रीज के पास ही रहेगा, तो क्यों ना वो टैक्स हम ही लगाएं, और हम जब वो टैक्स लगाएंगे तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? हमको ही मिलेगा। क्यों?
क्योंकि वो पैसा जो है वो किसके पास रहेगा, वो हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, सो ये चीज़ें देखो, द आर्टिकल डिस्कसेस India's evolving approach towards carbon market, focusing on the need to retain carbon finance domestically। हमें ये ज़रूरत है कि जो कार्बन फाइनेंस हो वो हम डोमेस्टिकली उसको रिटेन करें, रेदर देन अलाउइंग बेनिफिट्स टू फॉलो अब्रॉड अंडर ग्लोबल मैकेनिज्म। ठीक है, अब क्या होगा, बाहरी कंट्री अगर हमारे प्रोडक्ट पे टैक्स लगाएंगी तो वो पैसा वहीं की वहीं रह जाएगा, लेकिन अगर हम खुद ही उसको इंडिया में टैक्स लगा दें तो कम से कम वो टैक्स का पैसा जो है वो इंडिया में ही रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि बाहरी कंपनीज जो है वो खुद की कंट्रीज, जो बाहरी कंट्रीज हैं वो खुद की कंपनी के ऊपर टैक्स लगा तो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सब्सिडी भी दे रही हैं उनको, ताकि कार्बन का एमिशन कम हो और चीज़ें प्रोड्यूस अच्छे से हो सके। ठीक है, सो अब उनको तो कंपनी को वहाँ सब्सिडी मिल रही तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर बाहर से आने वाली चीज़ों पे एक्सपोर्ट पे बाहर से आने वाली चीज़ों के इंपोर्ट पे अगर टैक्स लगता है तो इनको तो डबल बेनिफिट हो गया। और ये अगर हम बात करें तो डब्ल्यूटीओ के नेचर के अगेंस्ट भी है कि कोई भी प्रोडक्ट को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पेरिस एग्रीमेंट के खिलाफ भी है। ठीक है, सो ये देखने को मिलता है। अब इससे क्या होगा, इंडिया इज डेवलपिंग अ कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बेसिकली बात ये की जा रही है कि आप खुद ही टैक्स लगा दो, बाहर वाले लगाएं उससे के पहले। ठीक है, चलिए डोमेस्टिक जो है बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक टैक्स वर्सेस दी फॉरेन टैक्स, ये देखने को मिल रहा है। देखो, हम डोमेस्टिक लेवल पे हम फोकस करते हैं डोमेस्टिक कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम, इंटरनल डिकार्बनाइजेशन, हमें प्रेफरेंस देना है इंटरनल डिकार्बनाइजेशन से। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ खुद भी कार्बन कम होगा और जो कंपनीज हैं वो भी नई टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव ऑन करेंगी और एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो कुल मिला के बात ये थी कि टैक्स जो है वो बाहरी कंट्रीज आपके ऊपर पहले लगाएं, इससे बेटर है आप खुद ही अपनी कंपनीज के ऊपर लगा दो। ठीक है, सो ये चीज़ था, ताकि पैसा जो है वो हमारे इंडिया में ही, ये पूरी न्यूज़ उससे रिलेटेड है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये पूरा पीपीटी और जो नोट्स हैं वो। ठीक, चलिए, आप टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है। क्लियर, चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। आर्टिकल 6 डील्स विद द कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, कार्बन मार्केट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैसेस, इंडिया प्रायोरिटाइजेस इंटरनेशनल कार्बन एक्सपोर्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमको देखने को मिल रहे हैं कि इंडिया जो है वो, हम बात कर लें तो प्रायोरिटाइजेस द इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी मार्केट कार्बन मार्केट रिड्यूस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेटर मिल जाएगा। देखिए, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट डील्स विद द कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इंडियाज कार्बन मार्केट अप्रोच प्रायोरिटाइजेस इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्ट, नहीं ये नहीं करता। कार्बन मार्केट एम टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, कार्बन मार्केट का मतलब ही क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस को क्लाइमेट से कम करना है ताकि एमिशन ना हो कार्बन का ज़्यादा। तो 1 और 3 आर दी करेक्ट। देन लास्ट न्यूज़ हम देखेंगे सेंसरशिप से रिलेटेड, कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है, 2 लॉ होते हैं। ठीक है, एक है आपका आईटी रूल का, देखो जो हमारे यहाँ आईटी रूल्स हैं, देख आईटी एक्ट है 2000 का, आईटी एक्ट 2000, उसके अंतर्गत जो है वो ये चीज़ें रेगुलेट होती हैं। ठीक है, और ना उसके बाद अमेंडमेंट आया था आईटी रूल्स 2021 में। ठीक है, सो अभी क्या था, देखो 2 रूल के तहत गवर्नमेंट जो है वो सेंसरशिप करती है सोशल मीडिया पे और बाकी चीज़ों पे, दैट इज सेक्शन 69A एंड 79(3)(b ऑफ द आईटी एक्ट 2000। ठीक है, चलिए, तो ये 2 एक्ट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब 69A के अंदर वो रेगुलेशन करती है, सोशल मीडिया पे सेंसरशिप लगाती है गवर्नमेंट, तो उसको उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को, आर्टिकल सेक्शन 69A के अंदर, कि वो सेंसरशिप क्यों लगा रही है, किसी भी चीज़ को सेंसर क्यों कर रही है, उसका उसको जवाब देना पड़ता है। लेकिन 79(3) में क्या है कि 79(3) में ये जो है सेंसरशिप, वो सीधे सीधे सोशल मीडिया कंपनीज जो है उनको रेगुलेट करने के लिए,
कि उनको जो सेफ हार्बर मिल रखा है, सेफ हार्बर का मतलब क्या है कि अभी जैसे सोशल मीडिया कंपनी फॉर एग्जांपल फेसबुक है। अब फेसबुक में कोई पर्सन अगर कुछ भी चीज पोस्ट कर दे रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज पोस्ट कर दे रहा है, तो उसमें फेसबुक की क्या गलती भाई? ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर कुछ भी चीज पोस्ट हो रही है तो उसमें फेसबुक की गलती नहीं, ये मानती है गवर्नमेंट, उसको कहते हैं सेफ हार्बर। मतलब कि किसी और ने अगर कुछ चीज पोस्ट कर दी है, ठीक है, और ये तो इंटरमीडिएटरीज है, उनने तो सिर्फ प्लेटफॉर्म दिए हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी पोस्ट कर दे रहा है एक्स वाई जेड चीज, तो उसमें अगर फेसबुक की जिम्मेदारी नहीं है तो उस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसको बोलते हैं सेफ हार्बर। वो है 79(3) के अंदर, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो इस 79(3) का यूज कर रही है किसके ऊपर? सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर, कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अब वो चाहे यूट्यूब हो, अब वो चीज चाहे फेसबुक हो। अब पहले क्या हो रहा था, 69A में गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली लोगों को सेंसर कर रही थी, उनके चीजों को। अब यहाँ पे वो डायरेक्टली पूरे सोशल मीडिया, मतलब वो कंपनीज को ही सेंसर कर दे रही है कि भाई आपको जो सेफ हार्बर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, आप वो सेफ हार्बर की आपको जो सुविधा है वो खत्म कर दी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपके प्लेटफॉर्म में कोई आपत्तिजनक चीजें डल रही हैं या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीज डल रही है तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ये चीज तो बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो तो इनडायरेक्टली नोन होता है, ठीक है, तो उसमें आपत्तिजनक चीजें ही बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीज चल रही है तो आपको उसको हटवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये जो सेफ हार्बर का ऑप्शन दिया हुआ है वो हट जाएगा, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म रिस्क लूजिंग इंटरमीडिएटरीज लायबिलिटीज प्रोटेक्शन इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द गवर्नमेंट टेक डाउन ऑर्डर्स। तो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि कोई भी चीज़ आपके प्लेटफॉर्म में डली उसको हटाओ, तो अब हटाओ तो ये सेंसरशिप ही हो गई। आप चाहे फिर इस रास्ते, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो सीधे अब उसने ब्लैंकेट स्टेटमेंट क्या कर दिया, सोशल मीडिया कंपनी को ही जारी कर दिया। एल्गोरिथम कंप्लाइंस, अब उससे क्या होगा कि भाई ये तो चीज़ें एल्गोरिथम पे काम करती हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोलोगे तो वो सीधे सीधे हटा दी जाएंगी। एआई बेस्ड कंटेंट है, अब उससे क्या होगा, पावर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया है, सेंट्रलाइज होते जा रहा है, लोगों को बोलने की आज़ादी फिर कम होगी, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो सप्रेसिंग द डिसेंट। सो ये चीज़ हमको इसमें देखने को मिलती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस जो आर्टिकल 19(1) है हमारा, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे टेंशन देखने को मिलता है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 1 दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, ठीक है। अब स्टेट बोलती है कि भाई नेसेसरी टू कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर कंट्रोल एंड, कि भाई अगर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, ठीक है, हार्मफुल कंटेंट परोसा जा रहा है, तो हमको उसको सेंसर करने की ज़रूरत है। लेकिन अब उस सेंसरशिप में अगर गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ बोल दिया जा रहा है, अगर वो चीज़ ज़्यादा सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, सिर्फ उसको एक प्रॉपर उसमें रखने के लिए, तो उसको भी अगर गवर्नमेंट सेंसर कर दे रही है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, ठीक है। तो अब करना क्या है, नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग जुडिशियल ओवरसाइट, ठीक है, जुडिशरी को सामने आके चीज़ों को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना होगा, प्रोसीजर सही बनाने होंगे, ठीक है। सो ये कुछ आप एमसीक्यू और मेंस के लिए क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन सेंसरशिप ऑन द फ्री स्पीच, हाउ कैन बैलेंस बी अचीव्ड। ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई किस तरीके से ऑनलाइन सेंसरशिप जो है वो फ्री स्पीच को इम्पैक्ट कर रही है और हम बैलेंस बना के अचीव कर सकते हैं। मास्टर सिंथेसिस रेगुलेटिंग न्यू फ्रंटियर्स, ठीक है, तो ये सेंट्रल थीम हमको देखने को मिलती है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और एनवायरनमेंट के जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा आपको मेंस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्लियर है? चलिए, सो नॉलेज पावर एप्लीकेशन इज सक्सेस। नॉलेज पावर है आपका, लेकिन उसको सही तरीके से अप्लाई करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं।